इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर। BHDC -133 महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताओं का वर्णन करें। 2. रामनरेश त्रिपाठी की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। 3. मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं में किस प्रकार नारी सम्मान की भावना करें। 4. सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। 5. महादेवी वर्मा की कविता में किस प्रकार है नारी के दुखों का वर्णन मिलता है। 6. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस प्रकार तोड़ती पत्थर कवि समाज के सामने लाया है, वर्णन करें। 7. जयशंकर प्रसाद की काव्य में राष्ट्रीय भावना और मानवीयता पर विचार कीजिए। 8. भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य वाचन और विश्लेषण का वर्णन कीजिए। 9. रामनरेश त्रिपाठी की सामाजिक चेतन और सुधार दृष्टि पर वर्णन करें। 10. टिप्पणियाँ। 1. छायावाद। 2. महादेवी वर्मा। 3. सूर्यकांत त्रिमूर्ति निराला की काव्य झलक। 4. साकेत। 5. प्रिय प्रवास। 6. यशोधरा। 7. कामायनी। प्रश्न 1. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्यगत या भावपक्ष के विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। मानवतावाद का चित्रण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने अपने काव्य में मानवतावाद का चित्रण किया है। उनका मानना था कि मानव ही सर्वोपरि है, इसलिए मानव का सेवा करना चाहिए। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की यह विशेषता है कि इनके काव्य में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट होती है, अर्थात निराला जी उन लोगों का विरोध करते हैं जो लोग समाज के निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। प्रकृति चित्रण का वर्णना। निराला के काव्य को अगर हम पढ़ें तो इनके काव्य में प्रकृति का चित्रण दिखाई देता है। यह अपने काव्य में प्रकृति के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। इनका प्रकृति वर्णन सजीव जैसा प्रतीत होता है। देश के प्रति प्रेम की भावना। देश के प्रति प्रेम की भावना को समाज के लोगों के हृदय के अंतर्गत जगाना भी निराला का एक उद्देश्य था, इसलिए उनके काव्य में हम देश के प्रति प्रेम की भावना को देखते हैं। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद की काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा हुआ है। वीर और श्रृंगार रस का वर्णन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में हम वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का ही वर्णन देखते हैं। छंद का प्रयोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में छंद का भी प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं कि काव्य में छंद का प्रयोग भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 2. जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को लिखो। उत्तर। जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित जो इस प्रकार है। वेदना की आत्माभिव्यक्ति। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनके काव्य में उनके हृदय की पीड़ा झलकती है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने हृदय में पीड़ा को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। जयप्रसाद के काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य दिखाई देता है। नारी के प्रति सम्मान की भावना। जयशंकर प्रसाद के काव्य की दूसरी विशेषता है कि उनके काव्य में नारी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना दिखाई देती है। राष्ट्रीय प्रेम की भावना। जयशंकर प्रसाद के काव्य की यह भी एक विशेषता है कि उनके काव्य में देश के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग।
इनके काव्य की एक विशेषता यह भी है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्यिक काल में जितने भी कविताएं लिखी हैं, उनमें उन्होंने ज्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया। काव्य में अलंकार का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता यह है कि इनके काव्य में ज्यादातर अलंकार का प्रयोग हुआ है ताकि काव्य को प्रभावशाली बनाया जा सके। इनके काव्य में रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता यह भी है कि इनके काव्य में रहस्यवाद का वर्णन दिखाई देता है। छंद का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद के काव्य में छंद का प्रयोग काफी ज्यादा हुआ है। यह भी उनकी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 3। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताओं का वर्णन करो। उत्तर। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देश के प्रति भक्ति भावना। द्विवेदी युगीन कविता के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल की जितने भी कवि हुए थे, उन कवियामाज में फैले हुए अंधविश्वास को अपने रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। मानव के प्रति प्रेम की भावना। मानव के प्रति प्रेम की भावना भी द्विवेदी युगीन की कविताओं में देखा जाता है। इस काल के कवि कहना था कि मानव प्रेम ही सबसे बड़ी प्रेम है, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवियों ने अपनी रचनाओं में देश के प्रति भक्ति की भावना को ज्यादा महत्व दिया है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विरोध। द्विवेदी युगीन कविता के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल की जितने भी कवि हुए थे, उन कवियामाज में फैले हुए अंधविश्वास को अपने रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। मानव के प्रति प्रेम की भावना। मानव के प्रति प्रेम की भावना भी द्विवेदी युगीन की कविताओं में देखा जाता है। इस काल के कवि कहना था कि मानव प्रेम ही सबसे बड़ी प्रेम है, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में कि मानव प्रेम ही सबसे बड़ी प्रेम है, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव के प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दहेज प्रथा का विरोध। द्विवेदी युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त दहेज की प्रथाओं को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। नारी के समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युगीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नारी की विभिन्न समस्याओं की को बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। छुआछूत की भावना को दूर करने का प्रयास द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषता है कि इस काल के कवियों ने समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को समाज से उखाड़ फेंकने और समाज से दूर करने का बहुत प्रयास किया। खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युगीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने कवि हुए, उन कवियों ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। प्राकृतिक दृश्य का वर्णन। द्विवेदी युगीन कवियों यह प्रमुख विशेषता रही है कि इस काल के कवियों अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति के विभिन्न दृश्य को बहुत ही सजीव रूप में वर्णन किया है। छंदों का प्रयोग। छंदों का प्रयोग द्विवेदी युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस कानून के अपना रचनाओं में छंद का प्रयोग किया ताकि रचनाओं को आकर्षक बनाया जाए। द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग भारतीय साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग है, जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुआ। यह युग खासकर हिंदी साहित्य में सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक बदलावों का साक्षी था। द्विवेदी युग को मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इस समय में साहित्य ने अपने नए आयामों को छुआ। द्विवेदी युग का प्रमुख साहित्यिक प्रवर्तक महात्मा श्रीराम और उनके समकालीन रचनाकार थे। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों मुख्य रूप से पारंपरिक और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य करती हैं। 1. हालवाद और राष्ट्रीय चेतना का उदय। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का उभार हुआ।
अंग्रेजी शासन के खिलाफ भफ्तू में जो सब अंग्राम की लहर चल रही थी, उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीय एकता की बात की। द्विवेदीयुगीन साहित्य में राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए प्रयासों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। 2. काव्य शैली में परिवर्तन। इस युग में काव्य शैली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा बढ़ी और काव्य रचनाओं में सरलता और सौंदर्य की ओर ध्यान दिया गया। द्विवेदी युग में काव्यशास्त्र के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। काव्य में भक्ति, श्रृंगार, वीरता और राष्ट्रवाद जैसे भावनाओं को प्रमुखता दी गई। 3. भाषाई आंदोलन और हिंदी साहित्य का विकास। इस युग में हिंदी साहित्य में विशेष रूप से खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी को एक सशक्त साहित्यिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। द्विवेदी युग में अनेक कवियों और लेखकों ने हिंदी को भारतीय भाषा का सम्मान दिलाने के लिए कार्य किया। इस समय के प्रमुख लेखक जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा को शुद्ध और वैज्ञानिक बनाने के लिए अथक प्रयास किए, उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दी। 4. सामाजिक सुधार और प्रगतिवाद। द्विवेदी युग में समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और धार्मिक संकीर्णताओं पर प्रहार किया गया। साहित्यकारों ने समाज में सुधार के लिए अपनी रचनाओं में जागरूकता पैदा की। हिंदी साहित्य में सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श बढ़ा और उसकी ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास हुए। इस युग के साहित्यकारों ने महिलाओं की शिक्षा, दलितों के अधिकार, बालकों के हित और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। 5. साहित्य की नई विधाएं। द्विवेदी युग में न केवल कविता बल्कि निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी जैसी साहित्यिक विधाओं का भी विकास हुआ। द्विवेदी जी के योगदान से हिंदी निबंध लेखन को एक नया आयाम मिला। उन्होंने हिंदी में निबंध लेखन को शास्त्रीय रूप में प्रस्तुत किया और उसे लोकप्रिय बनाया। इसके साथ ही इस युग में कहानी लेखन की शुरुआत भी हुई, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग बना। साहित्यिक प्रवृत्तियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ई। प्रताप नारायण मिश्र के साहित्य की विशेषताएं। एक सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा है। एक उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी में थी, जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली थी। 2. वे भाषा में सहजता और प्रसाद गुण के पक्षधर थे। 2. व्यंग्यात्मक शैली। एक मिश्र जी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर किया। 2. उनकी व्यंग्य शैली हास्य और कटाक्ष का अद्भुत मिश्रण है। 3. रचनात्मक विविधता है। एक उन्होंने निबंध, कविताएं, नाटक और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 2. उनकी रचनाएं विषयों की दृष्टि से विविध और समसामयिक है। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक वैयक्तिकता। एक मिश्र जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना का समावेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2. वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के समर्थक थे, लेकिन सुधारवादी दृष्टिकोण रखते थे। इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल में हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और इसे सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और यथार्थवाद की ओर मोड़ा। युग की वैज्ञानिक साजिशियाँ। भाषा का परिष्कार। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की भाषा के रूप में दृढ़ता से स्थापित किया गया। भाषा को सरल, शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाया गया। संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ। सामाजिक अन्य। इस युग में साहित्य को समाज सुधार और नैतिक उत्थान का साधन माना गया। जाति प्रथा, अंधविश्वास, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रचनाएं लिखी गई।
राष्ट्रीयता एवं स्वदेशी भावना। स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखा गया। कविताओं और गद्य रचनाओं में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और स्वदेशी आंदोलन के प्रति जागरूकता व्यक्त की गई। द्विवेदी युग भारतीय साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण युग है, जिसे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित किया गया था। इस युग के नामकरण का कारण रामचंद्र शुक्ल को द्विवेदी नाम से संबोधित किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इस युग का मुख्य व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल थे। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की संक्षेप में चर्चा करते हैं। एक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य। द्विवेदी युग ने भारतीय साहित्य में एक नई दिशा स्थापित की और नई पैरामीटर्स तय की। इस युग में साहित्यिक दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन हुआ और समाज की समस्याओं, राष्ट्रीय चेतना और मानविकी संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 2. रामचंद्र शुक्ल का योगदान। रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें महाकाव्य और कविता के क्षेत्र में आदिकवि कहा जाता है, ने इस युग को अपने अद्वितीय योगदान से सजाया। उनकी कविताएं और महाकाव्य भारतीय साहित्य को एक नए दर्शन का अनुभव कराते हैं, जिनमें वे विभिन्न सामाजिक मुद्दों, धार्मिक तत्वों और मानवता के मूल्यों का विचार करते हैं। 3. समाज और राजनीति का परिचय। द्विवेदी युग में समाज और राजनीति से जुड़े विचार व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में बदल गए। साहित्यिक रचनाएं समाज के समस्याओं और उनके समाधान के लिए स्वर उठाने लगी। 4. भाषा का उपयोग। इस युग में भाषा का अद्वितीय उपयोग किया गया। साहित्यिक रचनाएं सामाजिक और राजनीतिक संदेशों को संवैधानिकता और सुंदरता के साथ पहुंचाती थी। 5. नए काव्य रूप। इस युग में नए काव्य रूपों का निर्माण हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कविताओं में नए छंदों, रागों और रसों का परिचय किया, जिससे भारतीय काव्यशास्त्र में एक नया मोड़ आया। 6. धार्मिक भावनाएं। द्विवेदी युग में धार्मिक भावनाएं भी महत्वपूर्ण थी। साहित्यिक रचनाएं धार्मिक सिद्धांतों, तात्विक चिंतन और ध्यान की महत्वपूर्णता पर बल देती थी। 7. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इस युग में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साहित्यिक रचनाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने और समझाने का प्रयास करती थी। 8. भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण। द्विवेदी युग ने भारतीय संस्कृति के चुम्नमाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। साहित्यिक रचनाएं भारतीय परंपराओं, विचारशीलता और नैतिकता की प्रमोट करती थी। 9. महत्वपूर्ण लेखक और कृतियाँ। इस युग में कई महत्वपूर्ण लेखक और कवि थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी अमूल्य रचनाएं प्रस्तुत की। उनमें से कुछ नाम हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, नागार्जुन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, राजेंद्र यादव और भूपेंद्र नाथ श्रृंगर, जिन्होंने अपने योगदान से इस युग को समृद्धि और विशेषता प्रदान की। 10. साहित्यिक प्रभाव। द्विवेदी युग ने भारतीय साहित्य को एक नए स्तर पर पहुंचाया और उसे एक नई पहचान दी। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां आज भी हमारे समय के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। निष्कर्ष। द्विवेदी युग ने भारतीय साहित्य को एक नए रूपरेखा में स्थापित किया और समाज, धर्म, राजनीति और मानवता के प्रति एक नए दृष्टिकोण का सृष्टि किया। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों हमें यह सिखाती हैं कि साहित्य का क्षेत्र समाज के साथ मिलकर बदल सकता है और विचारों को साझा करके समृद्धि की दिशा में काम कर सकता है। प्रश्न 5. भारतेंदुयुगीन हिंदी काव्य के विकास पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है, जिसे आमतौर पर हिंदी साहित्य के नवजागरण काल के रूप में जाना जाता है। यह युग 19वीं सदी के उत्तरार्ध 1857 से 1900 तक का समय है।
इसका नामकरण हिंदी साहित्य के महान लेखक और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 के नाम पर किया गया है, जो इस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। भारतेंदु युग की काव्य विशेषताएं। 1. राष्ट्रीय भावना। कविताओं में देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, नीच करत जो नीच गति, सो गति ताही सिखाए। सब दिन करत अंग्रेज जस, हाय 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 हाय। 2. समाज सुधार। कविताओं में समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और दहेज प्रथा जैसे विषयों पर रचनाएं की गईं। 3. भाषा की सरलता और प्रवाह। कविता में सरल, बोधगम्य भाषा और लोक शैली का उपयोग किया गया। 4. व्यंग्य और आलोचना। तत्कालीन समाज की कुरीतियों और अंग्रेजों की नीतियों पर तीखा व्यंग्य। 5. सांस्कृतिक पुनर्जागरण। कविताओं में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गौरवगान किया गया। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है और उनका युग हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, उनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। भारतेंदु युग का काव्य, जिसे भारतेंदु काल या नवजागरण काल भी कहा जाता है, साहित्यिक दृष्टि से एक नया मोड़ था। इस युग की काव्य विशेषताओं पर विचार करते समय हमें इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। 1. भाषा में सरलता और शुद्धता। भारतेंदु युगीन कवियों ने हिंदी भाषा को शुद्ध, सरल और जनप्रिय बनाने का प्रयास किया। इससे पहले हिंदी साहित्य में संस्कृत के बहुत अधिक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग होता था, लेकिन भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने हिंदी को अधिक प्रचलित और सामान्य जनता के समझने योग्य बनाने की प्रयास किया। उनका उद्देश्य साहित्य को जनता तक पहुंचाना था, न कि इसे विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित रखना। 2. सामाजिक चेतना और जागरण। इस युग का काव्य सामाजिक बदलाव की ओर इंगित करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और सामाजिक विषमताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कविताओं में ब्राह्मणवाद, जड़ता और अंधविश्वास के खिलाफ तीव्र विरोध दिखता है। उनके काव्य में भारतीय समाज के सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। उनकी कविताएं उस समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित थीं, जैसे महिला शिक्षा, जातिवाद और स्वतंत्रता संग्राम। 3. काव्यशास्त्र और प्रवृत्तियों का बदलाव। भारतेंदु युग में काव्यशास्त्र में भी बदलाव हुआ। इस काल में खड़ी बोली का प्रयोग अधिक होने लगा। कविता में कथात्मकता, नैरेटिव की प्रवृत्ति बढ़ी और इसके साथ साथ गीत, गजल, निबंध, नाटक और निबंध काव्य जैसी नई शैलियां भी विकसित हुई। भारतेंदु ने काव्य में रस, अलंकार और छंदों की शास्त्रीयता को बनाए रखते हुए सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को भी सम्मिलित किया। 4. नाटक और नाटक काव्य। भारतेंदु युग में नाटक काव्य का उत्कर्ष हुआ। भारतेंदु ने नाटकों के माध्यम से समाज में व्याप्त समस्याओं और दुखों को उजागर किया। उनके नाटक जैसे नम्रता, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा ने राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनके नाटक न केवल मनोरंजन के रूप में थे, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने का एक मंच भी थे। 5. देशभक्ति और राष्ट्रवाद। भारतेंदु युग में राष्ट्रवाद का संचार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों में ही साहित्यकारों ने अपने काव्य के माध्यम से देशप्रेम और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संसार सुधार और भारत माता की जय को अपने काव्य में स्थान दिया।
उन्होंने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम को अपनी कविताओं के केंद्र में रखा। 6 नारी विषयक काव्य। इस युग में नारी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने नारी के अधिकारों, शिक्षा और समाज में उसकी भूमिका पर विचार किया। उन्होंने अपनी कविताओं में नारी को समान अधिकार देने की बात की और उसकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। 7 हास्य और व्यंग्य। भारतेंदु युग में हास्य और व्यंग्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कवियों ने हास्य के माध्यम से समाज के कुरीतियों और राजनीतिक भ्रष्टाचार की आलोचना की। यह काव्य की एक नई प्रवृत्ति थी, जो पहले के काव्य में कम देखी जाती थी। निष्कर्षतः भारतेंदु युगीन काव्य भारतीय समाज के बदलाव की परतों को खोलता है। इस युग के काव्य ने साहित्य में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। यह युग न केवल काव्य के रूप में, बल्कि भारतीय समाज के सुधार और जागरूकता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। हिंदी काव्य का विकास भारतीय साहित्य की रोचक और गर्वशील यात्रा है, जो अपनी विशेषता और समृद्धि के साथ अपने युगों को अभिव्यक्ति करता रहा है। भारतेंदु युगीन या वामपंथी युग नाम से जाना जाने वाला हिंदी साहित्य का यह युग आधुनिक भारतीय समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। इस युग के काव्य में विभिन्न आंदोलनों, सामाजिक परिवर्तनों और विचारशीलता के साथ मिलकर एक नया रूप लिया है। भारतेंदु युगीन काव्य की शुरुआत 19वीं सदी के आसपास हुई थी, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध और स्वतंत्रता की आवश्यकता के साथ साथ समाज में उत्थान के आवाहन का समय आया था। इसका प्रभाव हिंदी काव्य पर भी हुआ और नए रुझानों का आरंभ हुआ। इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की दुश्मनियों, अन्याय और अपने समय की समस्याओं पर उठाव दिया। रूपक, अलंकार और छंदों का अधिक प्रयोग इस युग के काव्य में दिखा जा सकता है, जो अभिव्यक्ति को सुंदरता के साथ समृद्धि देता है। नए रूपकों का प्रयोग, विशेषकर रोमांटिक प्रेरणाओं के साथ, ने काव्य को नए आयामों तक पहुंचाया। भक्ति, प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उत्साह इस काव्य के मौजूदा प्रस्तुतिकरण में दिखता है। कविता के माध्यम से समाज को जागरूक करने वाले एक ऐसे कवि थे रामप्रसाद बिस्मिल, जोने मास्टर, सुमित्रानंदन पंत और मक्दूम मोहिउद्दीन, जिन्होंने अपनी कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता और विचारशीलता के मुद्दे पर चर्चा की। इन कवियों ने अपने शैली और भाषा के माध्यम से समाज को एक सच्ची और गहरी अवगाहना प्रदान की। भारतेंदु युगीन काव्य में रस, भाव और रूपकों का सुंदर संगम है। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया और उन्होंने भारतीय समृद्धि, संस्कृति और समृद्धि के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया। इस युग के कविताएं जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करने का प्रयास करती हैं, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उजागर करने का कार्य करती हैं। हिंदी काव्य में छंद, अलंकार और रस का अधिक प्रयोग इस युग की विशेषता है। कवियों ने अपनी कविताओं में सुंदर छंदों का प्रयोग करके उन्हें और भी मनोहर बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने रसों का सजीव प्रयोग करके अपनी कविताओं को जीवंत बनाया है। भावनात्मकता और संवेदनशीलता की भावना ने काव्य को एक नए स्तर पर ले जाया है। इस युग के कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं, सामाजिक समस्याओं और मानवता के मूल्यों को उजागर करती हैं और एक सशक्त, समृद्ध और उत्तम भविष्य की कल्पना करती हैं। इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया और उन्होंने अपनी आवश्यकता और सत्य की ओर बढ़ने के लिए एक सकारात्मक मार्ग प्रशस्त किया है। निष्कर्ष रूप से भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य ने समृद्धि और अभिव्यक्ति के साथ एक नया मोड़ लिया है। इस युग के कविताओं में अनेक रंग, अनेक भावनाएं और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं हैं।
यह एक सोचने को मजबूत करने वाला युग है जिसने हिंदी काव्य को नए आयामों तक पहुंचाया है और समृद्धि की दिशा में एक नया पृष्ठ खोला है। प्रश्न 6। मैथिली शरण गुप्त के इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में इतिहास बोध को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया है, जैसे कि साकेत महाकाव्य में उन्होंने रामचरितमानस के आधार पर रामायण काल का चित्रण किया है। ऐतिहासिक व्यक्तियों का चरित्र चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों का चरित्र चित्रण किया है, जैसे कि दुष्यंत नाटक में राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में समय के साथ हुए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का चित्रण किया है, जैसे कि यशोधरा महाकाव्य में तत्कालीन समाज की कुरीतियों का चित्रण। नैतिक मूल्यों का संदेश उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नैतिक मूल्यों का संदेश दिया है, जैसे साकेत महाकाव्य में कर्तव्य, त्याग और प्रेम जैसे नैतिक मूल्यों का संदेश। उदाहरण: मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत का उदाहरण इतिहास बोध के प्रति उनकी दृष्टि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साकेत महाकाव्य में उन्होंने रामायण काल का चित्रण किया है, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक प्राचीन कथा के रूप में नहीं प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस कथा के माध्यम से मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि प्रेम, त्याग, कर्तव्य और संघर्ष का चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कटकट कर भर गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। गुप्ता जी ने अपने काव्य में जातिवाद, वर्ण भेद जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और इन बुराइयों के कारण मनुष्य के बीच जो दरार पड़ी थी उस दरार को मिटाने के प्रयास सोया मनुष्य ही करे। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु गुप्त जी ने अपने द्वापर गुरुकुल काव्य संग्रह की रचना की थी। मानवतावादी दृष्टिकोण से ही गुप्त जी ने नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया काव्यों की रचना की। इन कार्यों के प्रमुख नारी पात्र त्याग, दया, करुणा, अहिंसा आदि बौद्ध धर्म के तत्वों को अपनाते हुए मानवता की स्थापना के लिए कार्यशील दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म के तत्व मानवतावाद की स्थापना के मूल तत्व माने गए हैं। गुप्त जी का विश्वास था कि अनेक विसंगतियां और त्रुटियों के बावजूद विश्व का विकास होगा, क्योंकि मनुष्य ही इस विकास के केंद्र में है। मैथिली शरण गुप्त का मानवतावादी विचार। गुप्त जी के काव्य में मानवता की महानता और मानव जीवन के प्रति उनकी सहानुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। सर्वधर्म समभावः। गुप्त जी ने अपने साहित्य में मानव को जाति, धर्म और वर्ग से परे एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनकी रचनाओं में सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति समान दृष्टिकोण देखा जाता है। समाज सुधारः। गुप्त जी ने नारी शिक्षा, जाति प्रथा और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी कविताओं का उपयोग किया। साकेत में उर्मिला के माध्यम से उन्होंने नारी जीवन के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की। वैश्विक मानवता। गुप्त जी का दृष्टिकोण केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं था, उन्होंने मानवता के सार्वभौमिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मानव जीवन को प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का प्रतीक माना। लोक जागरण और नैतिकता था। उनकी कविताएं समाज में जागरूकता और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का माध्यम थी। उन्होंने मानव जीवन के प्रति कर्तव्यबोध, सहानुभूति और सेवा भावना पर जोर दिया। मैथिली शरण गुप्त का मानवतावादी विचार।
गुप्त जी के काव्य में मानवता की महानता और मानव जीवन के प्रति उनकी सहानुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रश्न 7। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परिचय। राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। उन्हें हिंदी साहित्य के त्रिवेणी संगम की उपाधि से भी जाना जाता है। साहित्यिक योगदान। राम नरेश त्रिपाठी जी का साहित्यिक योगदान अत्यंत विपुल और विविधतापूर्ण है। उन्होंने विभिन्न विधाओं में रचनाएं की और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। कविता। राम नरेश त्रिपाठी जी को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों से एक माना जाता है। उनकी कविताओं में भावनाओं की गहराई, भाषा की सरलता और सहजता और कल्पनाशीलता की उड़ान देखने को मिलती है। प्रमुख काव्य कृतियों हैं मिलन, औसु, गोदान, कल्पना, मधुबाला, पंचवटी। राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। उनकी रचनाओं में सरलता, भावनात्मक गहराई और लोकजीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। वे अपने सहज और हृदयस्पर्शी काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार और मानवीय संवेदनाओं का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य की विशेषताएं। 1. राष्ट्रभक्ति और देश प्रेमा। राम नरेश त्रिपाठी की कविताएं राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा देने वाले गीत और कविताएं लिखीं। उपन्यास। राम नरेश त्रिपाठी जी ने अनेक उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना की। उनके उपन्यासों में सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण, चरित्र चित्रण की कुशलता और भाषा की प्रभावशाली शैली देखने को मिलती है। प्रमुख उपन्यास कृतियां महाराज, बुढ़ौआ नांगल, अग्नि परीक्षा। नाटक। राम नरेश त्रिपाठी जी ने अनेक नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का चित्रण, चरित्र चित्रण की कुशलता और संवादों की प्रभावशाली भाषा देखने को मिलती है। प्रमुख नाटक कृतियां इंद्रजाल, सीतायन, विदेह विवाह, प्रतिमा, चंद्रगुप्त। निबंध। राम नरेश त्रिपाठी जी ने अनेक विषयों पर निबंध लिखे। उनके निबंधों में विचारों की गहराई, भाषा की सरलता और सहजता और विषयों का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्रमुख निबंध संग्रह विचार वीथी, कल्पना लोक, निबंध रत्नावली, आलोचना रत्नावली। राम नरेश त्रिपाठी भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि और लेखक थे, जिनकी कविताएं और लेख भारतीय राष्ट्रीय चेतना के प्रति गहरी संवेदनशीलता दर्शाते हैं। उनका साहित्यिक कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। त्रिपाठी की कविताएं अक्सर राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना के मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई को उजागर किया गया है, जो समाज के प्रति उनकी गहरी समझ और प्रेम को दर्शाता है। वे भारतीय समाज के मौजूदा हालात पर प्रहार करते हुए समाज में सुधार की आवश्यकता को व्यक्त करते हैं। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता की प्राप्ति के संघर्ष का वास्तविक चित्रण मिलता है। त्रिपाठी ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय लोगों को एकजुट होकर देश की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनकी कविता भारत माता, भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट करती है, जिसमें उन्होंने भारत की भूमि और संस्कृति को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को भी स्पष्ट करती हैं।
उनकी राष्ट्रीय चेतना ने भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और उनके विचार आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करते हैं। प्रश्न 8। महादेवी वर्मा की काव्य की अंतर्वस्तु को रेखांकित कीजिए। अथवा प्रश्न 8। महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक सुशिक्षित मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पिता श्री गोविंद प्रसाद एमए LLB की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुख्याध्यापक के रूप में कार्यरत थे और माता हिमरानी देवी भी शिक्षित और धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी। अपनी आरंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही पूरी की। अध्ययन के साथ ही संगीत और चित्रकला में भी इनकी प्रारंभ में ही रुचि रही है। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह भी रूपनारायण वर्मा से हुआ। फलस्वरूप इंदौर से वे अपने ससुराल प्रयाग में आ गई। वहीं पर इन्होंने मिडिल से लेकर MA संस्कृत तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण MA पास करते ही प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का पद मिला। इन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। असमय वैधव्य जीवन ने महादेवी को आत्मलीन, शांत और एकांकी अवश्य बनाया, लेकिन इनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व अत्यंत उदार, मिलनसार और परहित, विशेष रूप से दीन दुखियों की सेवा सहायता की भावना से ओतप्रोत था। श्रृंखला की कड़ियाँ शीर्षक निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे संस्मरणों और रेखाचित्रों में इनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अत्यंत जीवंत अभिव्यक्ति हुआ है। लेकिन इनकी कविताओं में वेदना, करुणा और अकेलेपन की आत्मशीलता ही अधिक व्यक्त हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही महादेवी के काव्य का मूल्यांकन करना उचित होगा। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व। महादेवी वर्मा 1899 से 1987 हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कवित्री, गद्य लेखिका और आलोचिका थी। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की जननी और हिंदी की मेघदूत जैसी उपाधियों से भी जाना जाता है। महादेवी जी का व्यक्तित्व निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त था। एक सरलता और विनम्रता। महादेवी जी अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव की थी। वे भौतिक सुख सुविधाओं से विमुख रहीं और अपना जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा में समर्पित कर दिया। 2. संवेदनशीलता और सहानुभूति। महादेवी जी में अत्यंत संवेदनशील हृदय था। वे दूसरों के दुख दर्द को समझ सकती थी और उनके प्रति सहानुभूति रखती थी। 3. आध्यात्मिकता। महादेवी जी आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण थी। उन्होंने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपनी रचनाओं में भी आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया। 4. दृढ़ संकल्प और साहस। महादेवी जी एक दृढ़ संकल्प और साहसी महिला थी। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचना की पच्चर्या 1955 उदास स्माइली। यह महादेवी जी की आलोचनात्मक रचनाओं का संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1957 उदास स्माइली। यह महादेवी जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। महादेवी जी का योगदान। महादेवी जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और पाठकों को प्रेरित किया। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य में नया आयाम स्थापित किया। वे हिंदी साहित्य की एक अग्रणी महिला लेखिका थी और उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी के प्रतीकों के विभिन्न प्रकार। महादेवी ने मोटे तौर पर 2 प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है। 1. आत्मिक प्रतीक, जो उनके आध्यात्मिक सौंदर्य बोध को स्पष्ट करते हैं और इनसे महादेवी के दार्शनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है। और 2. प्रेमपरक प्रतीक, जो कवयित्री के मानसिक सौंदर्य बोध को प्रकट करते हैं। महादेवी की कुल रचनाएं। काव्य।
निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, गीत पर्व, दीपशिखा, रघिनी, परिक्रमा, नीलांबरा, आत्मिक और दीपगीत आदि। रेखा चित्र और संस्करण, श्रृंखला की कड़ियाँ तथा अतीत के चलचित्र आदि। अनुवाद, सप्तपर्णा वेदों से लेकर गीत गोविंद तक के महत्वपूर्ण और सुंदर अंशों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। महादेवी वर्मा के काव्य में सौंदर्य भावना। छायावादी काव्य के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान अप्रतिम है। वे अपने समय के कवियों में एक अलौकिक भाव जगत का सृजन कर छायावादी काव्यधारा को एक नई सौंदर्य दृष्टि प्रदान करती है। यही कारण है कि उन्हें छायावादी काव्यधारा में रहस्यवादी भावधारा की प्रमुख कवयित्री माना जाता है। प्रेम मानव जीवन का सर्वाधिक व्यापक एवं प्रभावकारी भाव है। यह विवेचन पीछे किया जा चुका है। सृष्टि के मूल में निहित काम भावात्मक रूप में प्रेम ही है। लौकिक एवं अलौकिक दोनों स्तरों पर प्रेम का व्यापक चित्रण काव्य में हुआ है। महादेवी वर्मा भी इसका अपवाद नहीं है। उनके काव्य का तल है भावना की प्राणवान शक्ति में रमा प्रिय, जिसे अनुभूति द्वारा लौकिक संस्पर्श देकर ही व्यक्त किया है। प्रश्न 9, एक कृति के रूप में प्रिय प्रवास के महत्व की चर्चा कीजिए। अंश प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओध की प्रमुख हिंदी काव्य रचना है, जिसे हिंदी साहित्य में विशेष महत्व प्राप्त है। इसका रचनाकाल सन 1909 से सन 1913 के बीच माना जाता है। यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है और इसके माध्यम से हरिऔध जी ने हिंदी काव्य की धारा में एक नई दिशा दी। प्रिय प्रवास का मुख्य विषय प्रेम और विरह की भावनाओं का वर्णन है, जो भारतीय काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह काव्य प्रेमिका और प्रेमी के बीच की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है, जिसमें प्रेम की गहराई, उसकी तिक्तता और प्रेमी के प्रति संवेदनाओं का विविध रूप से चित्रण किया गया है। हरिऔध जी ने इस काव्य में भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी बखूबी उजागर किया है। प्रिय प्रवास की विशेषता इसकी भाषा और शिल्प में है। इसमें हरिऔध जी ने संस्कृत और प्राकृत के प्रभावों को छोड़कर खड़ी बोली का उपयोग किया, जो उस समय की हिंदी साहित्यिक प्रवृत्तियों के लिए एक नवाचार था। इस महाकाव्य में गेयता, सौंदर्य और भावनात्मक गहराई का आदान प्रदान किया गया है, जिससे पाठकों को एक नया साहित्यिक अनुभव प्राप्त होता है। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास के माध्यम से हिंदी कविता को एक नई पहचान दी और इसे उच्च साहित्यिक मूल्य प्रदान किया। इस काव्य की संरचना और विषय वस्तु ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक अमूल्य काव्यकृति बना दिया। प्रश्न 10, सुमित्रानंदन पंत के कवि शिल्प का विवेचन कीजिए। सुमित्रानंदन पंत की काव्य शिल्पा। सुमित्रानंदन पंत 1896 से 1977 हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक प्रमुख कवि थे। वे अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशीलता और भाषा के प्रति गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में भावनाओं की तीव्रता, बिंबों का सटीक चित्रण और लयात्मकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। पंत जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं। 1, भावनाओं की तीव्रता। पंत जी की कविताओं में भावनाओं की तीव्रता उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे अपनी कविताओं में प्रेम, वेदना, निराशा, आशा, आनंद, रहस्य और आध्यात्मिकता जैसी भावनाओं को गहनता से व्यक्त करते हैं। उनकी कविताओं में पाठक सहज ही भावनाओं से जुड़ जाते हैं और उनका अनुभव करते हैं। 2, बिंबों का सटीक चित्रण। पंत जी अपनी कल्पना शक्ति और भाषा के प्रति गहरे ज्ञान का उपयोग करके सटीक और प्रभावशाली बिंबों का सृजन करते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति, मानवीय जीवन और भावनाओं से संबंधित अनेक सुंदर और प्रभावशाली बिंब। 3, लयात्मकता। पंत जी की कविताओं में
लयात्मकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कविताएं पढ़ने में मधुर और संगीतमय लगती हैं। वे अपनी कविताओं में छंद, लय और तुकबंदी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। 4. भाषा का सौंदर्य। पंत जी भाषा के प्रति अत्यंत सचेत थे और अपनी कविताओं में भाषा का सौंदर्यपूर्ण प्रयोग करते थे। वे शब्दों का चयन, वाक्यों की रचना और अलंकारों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते थे। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होती है। पंत जी की काव्य शिल्प के कुछ उदाहरण। पल्लव। इस कविता में पंत जी ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। वर्षा। इस कविता में पंत जी ने वर्षा ऋतु का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। आंसू। इस कविता में पंत जी ने प्रेम, वेदना और निराशा जैसी भावनाओं को व्यक्त किया है। ग्राम्य। इस कविता में पंत जी ने ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है। कला और बूढ़ा चांद। इस कविता में पंत जी ने कला और सौंदर्य के विषय पर विचार व्यक्त किए हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी कविता के एक महान कवि और साहित्यकार थे, जिनकी काव्य चेतना का विकास एक महत्वपूर्ण साहित्यिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उनका काव्य जीवन और उनकी काव्य चेतना का विकास विभिन्न चरणों और परिवर्तनों से होकर गुजरा, जो उनकी साहित्यिक प्रगति और समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। सुमित्रानंदन पंत का काव्य जीवन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विकसित हुआ। इस समय के दौरान उनकी कविता पर प्रतीकवाद और आदर्शवाद का प्रभाव स्पष्ट था। पंत की प्रारंभिक कविताओं में नजरिए की नब्ज, प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक खोज की झलक मिलती है। उनकी कविताएं चिरकालिक सौंदर्य और सुखमय अनुभूतियों का आदान प्रदान करती हैं, जिसमें वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों और आंतरिक भावनाओं को उजागर करते हैं। रूपवाद और आधुनिकता। पंत की कविताओं में प्रारंभिक प्रतीकवाद और आदर्शवाद के साथ साथ रूपवाद की प्रवृत्तियों भी देखी जाती हैं। पंत ने कविता में रूपात्मकता और सांगीतिकता पर विशेष ध्यान दिया। उनकी कविताओं में शब्दों की सजगता, ध्वनि की सुंदरता और उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति ने उन्हें अद्वितीय बनाया। इस समय के दौरान उन्होंने आधुनिकतावादी दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता को अपनाया। साहित्यिक परंपरा में नवाचार का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता को अपनाया। प्राकृतिक सौंदर्य और आदर्शवाद। पंत की कविताओं में प्रकृति का चित्रण एक केंद्रीय तत्व रहा है। वे प्रकृति को न केवल एक दृश्य कला के रूप में देखते हैं, बल्कि उसे एक गहरी आध्यात्मिक और संवेदनात्मक अनुभव के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताओं में बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरी भरी वादियों और ताजगी भरे दृश्य मानवीय भावनाओं और आंतरिक अनुभवों की गहराई को दर्शाते हैं। प्रकृति की सुंदरता का उनका चित्रण उनके आदर्शवाद और आंतरिक शांति की खोज को प्रतिबिंबित किया। परा का कावता न प्रकातरण कला के रूप देखते हैं, बाल्क उसे गहरी आध्यात्मिक और संवेदनात्मक अनुभव के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताओं में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरी भरी वादियों और ताजगी भरे दृश्य मानवीय भावनाओं और आंतरिक अनुभवों की गहराई को दर्शाती हैं। प्रकृति की सुंदरता का उनका चित्रण उनके आदर्शवाद और आंतरिक शांति की खोज को प्रतिबिंबित करता है। सामाजिक दृष्टिकोण और जागरूकता। पंत का काव्य जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभव और प्रकृति तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक मुद्दों और समाज की समस्याओं पर भी ध्यान दिया। उनकी कविताएं समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जागरूकता को दर्शाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। पंत ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की दिशा में प्रेरणा प्रदान की। आध्यात्मिकता और दर्शन। पंत की कविताओं में आध्यात्मिकता और दर्शन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जीवन और मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मा
और भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच के संबंधों पर गहन विचार किए। उनकी कविताएं जीवन के गहरे अर्थ और आध्यात्मिक मूल्य की खोज को दर्शाती हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और तात्विक दृष्टिकोण का समावेश किया। नव रूपवाद और प्रगतिशीलता। पंत की काव्य चेतना में नवरूपवाद और प्रगतिशीलता का भी योगदान रहा है। उन्होंने आधुनिक जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को अपनी कविताओं का हिस्सा बनाया। उनके कविता संग्रह हिमालय और किंतु जैसे काव्य ग्रंथों में आधुनिकता की झलक देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने नवीन दृष्टिकोण और विचारधारा को प्रस्तुत किया। निष्कर्ष। सुमित्रानंदन पंत की काव्य चेतना का विकास एक विविध और समृद्ध यात्रा का परिणाम है। उनकी कविताओं में प्रतीकवाद, आदर्शवाद, रूपवाद, प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक जागरूकता और आध्यात्मिकता का सम्मिलन उनकी साहित्यिक यात्रा को विशिष्ट बनाता है। पंत ने हिंदी कविता को एक नया दृष्टिकोण और एक नई दिशा प्रदान की, जो उन्हें हिंदी साहित्य के एक अमूल्य रत्न के रूप में स्थापित करता है। उनके काव्य विकास की यात्रा साहित्यिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो उनके जीवन और कार्यों के माध्यम से सदैव जीवित रहेगा। प्रश्न 11। छायावाद के प्रमुख कवियों और उनके रचना संचार पर प्रकाश डालिए। छायावादी काव्य की विशेषताएं। 1। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। यहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्षशोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। 2. श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य शुद्धतया श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार सूक्ष्म श्रृंगार है। 3. बारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुत्तथा नारी से है। 4. जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। 5. प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रमुख छायावादी कवि रचना है जयशंकर प्रसाद, कामायनी लहर, आंसू, नापसंद। 2. सूर्यकांत त्रिपाही निराला, तुलसीदारा, गीतिक। 3. मालदेवी वर्मा, रश्मि, निरक्षा, नीशर। 4. सुमित्रानंद पंत, वीणा, पल्लव, युलन। छायावाद का महत्व। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में 1918 से 1936 हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। छायावाद का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. भावनाओं की अभिव्यक्ति। छायावाद ने हिंदी कविता में भावनाओं की अभिव्यक्ति को नया आयाम दिया। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में प्रेम, करुणा, वेदना, निराशा, आशा, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम आदि भावों को गहनता से व्यक्त किया। 2. कल्पना और बिंब विधान। छायावाद ने हिंदी कविता में कल्पना और बिंब विधान का भरपूर प्रयोग किया। छायावादी कवियों ने अपनी कल्पनाशक्ति से नई नई कल्पनाओं और बिंबों का सृजन किया, जिससे उनकी कविताएं अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बन गई। 3. छायावादी प्रभाव। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिनिधि कवयित्री हैं। उनके काव्य में छायावाद की कोमलता, रहस्य, आत्मा की गहराई और भावनात्मकता का अद्भुत संयोजन मिलता है। उनके काव्य में व्यक्तित्व और प्रकृति का गहन तादात्म्य देखने को मिलता है। 4. नारी संवेदना और स्वाभिमान। महादेवी वर्मा ने नारी जीवन के संघर्षों और संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता, गरिमा और उसके अंतर्मन की गहराई को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। 5. प्रकृति का सजीव चित्रण।
महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रकृति का चित्रण अत्यंत मार्मिक और सजीव है। उन्होंने प्रकृति को मानवीय भावनाओं और अनुभूतियों से जोड़कर प्रस्तुत किया। प्रश्न: निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं तीन की संदर्भसहित व्याख्या कीजिए। 12-3-36 का भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसे हंसी के तन मन धन मुन से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। संदर्भ: इस कविता के माध्यम से कवि ने विचारशीलता, आत्मा की खोज, हंसी का महत्व और स्वदेशीपन के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह काव्यांश एक सामाजिक संदेश के साथ ही आत्मा के आनंद और संबल की महत्वपूर्णता को भी उजागर करता है। कवि ने भाषा का सुंदर और सुसंगत उपयोग करके एक समृद्ध चित्र तैयार किया है जो पाठक को गहरे सोचने पर आमंत्रित करता है। व्याख्या: यह काव्यांश एक सुंदर रूप से सटीकता और विवेचना का संयोजन करता है, जिससे हमारे समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का मिलन होता है। इसका विषय है भीतर की अंतरात्मा और बाह्य सत्यों के साथ ही रसों की चुनौती। प्रथम पंक्तिः भीतर भीतर सब रस चुसाई। इस पंक्ति में कवि ने भीतर की अंतरात्मा की उच्चता और गहराई को व्यक्त करने का प्रयास किया है। रसों का उपभोग करना यहाँ अंतरात्मा की आदत के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। इसमें भीतरी खोज और आत्मा की अंतर्दृष्टि की चर्चा है। यह शब्द रस सांस्कृतिक और भारतीय साहित्य में आध्यात्मिक और सामाजिक संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें रस विभिन्न भावनाओं और अवस्थाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। दूसरी पंक्तियां हंसे हौस के तन मन धन मून से। यह पंक्ति हंसी और आनंद के महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करती है। कवि यहाँ यह प्रस्तुत कर रहा है कि जो व्यक्ति हंसता है, उसका शरीर, मन और धन सभी हंसी में लिपटे होते हैं। हंसी का महत्व भी सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए उचित रूप से जागरूकता बढ़ाता है। तीसरी पंक्ति है जाहिर बातन में अति तेज। यह पंक्ति दृढ़ता और स्वयं की पहचान की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ जाहिर बातन शरीर को सूचित करता है, जो आमतौर पर बाह्य चीजों के माध्यम से पहचाना जाता है। अति तेज यहाँ उच्चता और प्रबलता को सूचित करता है, जिससे व्यक्ति की तेजगता और स्थिरता का संकेत होता है। चौथी पंक्ति है क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह पंक्ति रचना का समापन करती है और सवाल पूछती है कि इस तेज और शक्तिशाली व्यक्ति को उसका अद्भुत साजन क्यों नहीं मिलता है, बल्कि उसका साथी अंग्रेज, विदेशी क्यों है। यह अंग्रेजी राजकाल के समय की भारतीय समाज में हुए परिवर्तन को संदर्भित कर सकता है, जब कुछ लोग विदेशी आदर्शों का अनुसरण करने लगे थे। ख सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा डा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। संदर्भ: इस काव्यांश के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सत्य और नैतिकता के प्रति स्थिर रहना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है, जबकि धर्महीनता और बुराई का रास्ता अनिवार्यता में विघ्न डाल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अधिक बड़े और संबलित व्यक्ति बनाता है। व्याख्या: यह काव्यांश एक प्रेरणादायक संदेश साझा करता है जो सत्य और नैतिकता के मूल्यों पर आधारित है। यह 4 पंक्तियां एक चरित्र की कहानी को व्यक्त करती हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक स्वामी के पास गया है, लेकिन उसने चोरी करने का रास्ता चुना है। पहली पंक्ति में यह कहा गया है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गया है और इसमें गौरव की बात है। सिद्धि का अर्थ है सफलता और यहाँ इसे प्राप्त करने के लिए स्वामी का उदाहरण दिया गया है। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि इस स्वामी ने चोरी की है और इसे बड़ा डा व्याघात कहा गया है।
यहाँ डा व्याघात से तात्पर्य एक गंभीर अपराध से है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को बड़ा नुकसान होता है। इससे सुझाव होता है कि धर्म और नैतिकता के बिना सफलता प्राप्त करना व्याघातपूर्ण हो सकता है। तीसरी पंक्ति में बताया गया है कि सखी, दोस्त, उस स्वामी से कहकर जाती है। यह वक्तव्य उसके विश्वासपूर्ण दोस्तों की उत्सुकता और संदेह को दर्शाता है। सखी का प्रश्न उत्साह और सहानुभूति के साथ है और उसमें एक चुनौती भी है। क्या यह संभव है कि वह अपनी पथबाधा पाता है? चौथी पंक्ति में वह स्वामी के बारे में प्रश्न करती है कि क्या वह अपनी पथबाधा पाता है। यहाँ पथबाधा का अर्थ है अधर्म और बुराई